स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करके कुछ बातों के जवाब देना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम साथ वो कर लेंगे। स्क्रीन जब शेयर हो जाए तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर, हो रही है। यस सर। अच्छा जी, एक सवाल बीच में था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने रेफरेंसेस या ताल्लुकात की ज़रूरत पड़ी। तो मैं साद को 2018 से जानता हूँ और 2018 से लेके काफ़ी काफ़ी मौक़ों पे मैंने बड़ी करीब से, जब इसका पीएमएस पास हुआ था तब भी और वैसे भी मैंने इसकी स्ट्रगल देखी है। और वो स्ट्रगल उस वक़्त भी देखी थी जिस वक़्त 2018 में पहली दफ़ा इनकी क्लास ली थी। तो जिस तरह से चीज़ों को फॉलो करने का टेंडेंसी थी, तो वो मुझे उसका पता है। यानी एक चीज़ जो मैंने देखी हुई है। अब अगर मैंने मेरे 1000 स्टूडेंट हैं, 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी पता लगता है कि किस स्टूडेंट का कितना पोटेंशियल है और किस स्टूडेंट की कितनी जान मारने वाली, कौन कितनी जान मारता है। तो रेफरेंसेस की जहां आपने बात की ना, एक रेफरेंस जो सबसे बड़ा है, जो जिस रेफरेंस के आगे कोई काम रुक ही नहीं सकता, वो रेफरेंस है सरवर कायनात सैयदुल कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये बात ऐसी है कि इस पे यकीन करें या ना करें, लोग अक्सर किसी से पूछते हैं कि जी कोई तस्बीह बता दो, तो किसी इंसान से हम तस्बीह पूछते हैं कि कोई इंसान हमें तस्बीह बता दे कि कौन सी सूरत पढ़ लें, कौन सा नाम अल्लाह का पढ़ लें, कितनी दफ़ा पढ़ लें, सुबह पढ़ें दोपहर। एक वो तस्बीह है जो अल्लाह कर रहा है, और वो अल्लाह जो कर रहा है वो दरूद भेज रहा है सरवर कायनात सैयदुल कौनैन साहिबुत ताज वल महराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस रेफरेंस के बाद तो पूरी कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए रुकावट बन सके। ये मुमकिन ही नहीं है कि उस रेफरेंस के बाद किसी की जरूरत पड़े। लोग पास कर जाते होंगे, सिफारिश से हो जाता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चलती चीजें। इवेंचुअली वो फेलियर ही है, क्योंकि कुरान का वादा है वह कुल जाल हक व जहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जितनी भी लंबी दौड़ हो, एंड पे वो डिजास्टर ही होता है। तो अगर कोई पास हो भी जाए रेफरेंस से, तो लॉन्ग टर्म में नहीं वो सस्टेन करता। तो बजाय इसके कि इस वक्त आप मायूस हों, देखिए, क्योंकि अगर आपको ये सवाल आपने क्यों पूछा होगा, उसकी वजह ये होगी कि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि रेफरेंसेस की वजह से पास हो जाते हैं और सिफारिश लगती होगी, बिल्कुल आपने देखा होगा। लेकिन आपको उससे ज़्यादा फोकस करना है कि आपके अंदर क्या शॉर्ट कमिंग है। देखिए, मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मेरा फुल ब्राइट में जो एडमिशन हुआ था वो पहली दफ़ा पे नहीं हुआ। मेरा फुल ब्राइट में एडमिशन हुआ है दूसरी दफ़ा पे। और दूसरी दफ़ा जाके जब मैंने वो कोशिश की, तब जाके इंट्रोडक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए ये जो एक ये बात है ना कि रेफरेंस, तो आपको जब तक आप अपनी कोशिश पे, अपनी उस एफर्ट पे नहीं टाइम लगाएंगे, तो बात नहीं बनेगी आगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि कितना टाइम स्टडी के लिए चाहिए। देखें, ये बात तो कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप किस में, अगर मुझे भी अगर कोई, मैं जैसे माइंड साइंसेस पढ़ाता हूँ, मेरे पास कोई बंदा सवाल लेके आता है, मुझे फौरन पता लगता है कि इसको कम से कम मुझे 10 घंटे की कोई मूवीज रिकमेंड करनी है, 10 घंटे के मटेरियल बताना है, उसके बाद इसकी मेरी बात समझ आएगी। तो मैं फिर वो किसी और के हवाले कर देता हूँ कि जी इसको ये चीज़ें बता दो, उसके बाद मेरे पास लाना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर वो ABC उसने नहीं पढ़ी, तो मैं उसको 10वीं क्लास का कोर्स कैसे पढ़ा सकता हूँ? तो कोई लोग ऐसे होते हैं, जैसे इस ग्रुप में एक हैं गिलगित बल्तिस्तान से, एक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हुई है उन्होंने, और वो पहली दफ़ा मेरे पास आई किसी प्रॉब्लम से, और पहली दफ़ा ही मैंने उनको कहा कि जी आपकी जितनी तैयारी है मैं आपको असिस्ट करूंगा। तो किसी को मैं 2 साल में भी ये नहीं कहता, और उनको पहली दफ़ा मैं कहती। उसकी वजह क्या थी? शी वॉज एब्सोल्युटली रेडी, शी वॉज हार्ड वर्किंग, शी वॉज विलिंग टू लिसन। और मैंने उनको 15 किताबें बताई, अगले दिन उन्होंने जाके 15 की 15 किताबें ली और पढ़ी हैं। अब मैंने इस पिछले क्लास में कुछ लोगों को कहा था भाग मिल्खा भाग देख लें, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने नहीं देखी। तो इसका सवाल जो हाउ मच टाइम यू नीड टू स्टडी, इसका आंसर सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है, वो आप खुद हैं। क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी। अगर आप जिम में या भागने के लिए गए हैं, 1 किलोमीटर नहीं भाग सके,
और आपने 10 किलोमीटर भागना है, तो ये आपको पता है कि आपको कितनी कितनी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी और बंदा वो नहीं बता सकेगा। जैसे एक हकीम होता है, वो नफ्स पे हाथ रख के बताता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग मिसगाइड होते हैं। लम्स की एक लड़की थी, उसने कहा जी मैं तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ती, वो टॉपर थी। उसने सच बोला है कि वो इतना ज्यादा नहीं पढ़ती। लेकिन जो चीज नहीं पता लोगों को वो ये है, उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना, उसने कहा जब हम स्कूल में होते थे, 7-8 साल की एज से हमारे वालिद साहब डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम सब बहन भाइयों के साथ अखबारें डिस्कस किया करते थे। यानी आप ये देखें, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को अखबारें पढ़ने की आदत डाली जाए, और फिर उसके बाद वो सारे मैगजीन्स पढ़े, दुनिया देखे, एक्सपोजर ले, तो उसकी तो ऑलरेडी वो उसने झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है जिसने अखबार पढ़ना ही मास्टर्स में आके शुरू की है, वो उसका इंटरव्यू सुने और वो इंटरव्यू में कह रही है कि जी आप तो सिर्फ आधा घंटा पढ़ लें और पास हो जाएंगे, तो उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। ये केस स्टडी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों को मैं 3 साल के बावजूद भी नहीं कह सकता कि, सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं इस ग्रुप में जिनको मैंने कहा है कि जी मैं आपकी हेल्प करूं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो 10 लोग मुझे सीरियस नजर आए, बाकी नहीं नजर आए सीरियस। बाकी वो मटेरियल अगर भेजा जाए वो देखते नहीं है, कोई चीज एक्सरसाइज बताई जाए वो करते नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो तैयार नहीं है इस चीज के लिए। तो कितना टाइम लगेगा इसका कोई भी आपको और नहीं बता सकता, ये आपको खुद पता लगेगा। दूसरा एक और सवाल ये था कि जी एकेडमी ज्वाइन करें या पर्सनल ज्वाइन करें, इसका जवाब भी मेरे ख्याल से वो आपको खुद ही, आपकी एक असेसमेंट होनी पड़ेगी। आप कोई एस्से लिखें और वो देखें कि क्या एकेडमी क्या करेगी। एकेडमी में नोवा एकेडमी है, बहुत सारे लोग पास होते हैं, लेकिन वहां तो हजारों लोग आते हैं। तो क्या वजह है कि बहुत सारी एकेडमियों से लोग पास होते हैं? वो जो चंद लोग पास होते हैं, वो सिर्फ एकेडमी पे नहीं रहते, वो घर जाके पढ़ते भी हैं। तो एकेडमी आपको एक रूट दे सकती है, रास्ता बता सकती है। एकेडमी ये कर सकती है कि आपको बता दे कि जीटी रोड पे अगर चढ़ना है तो आप ऐसा करें कि पिंडी से आ जाएं या इस्लामाबाद से आ जाएं और रवात आएगा और फिर आप लाहौर पे आ जाएंगे। या फिर एकेडमी आपको ये बता सकती है कि मोटरवे पे आ जाएं तो यहाँ से फिर आप 5 घंटे में लाहौर पहुंच जाएंगे। एकेडमी आपको उस रोड पे नहीं चला सकती, एकेडमी आपको जीटी रोड पे नहीं चला सकी, वो आपने खुद चलना है, वो आपको रास्ता बताएंगे। तो आपके साथ ये जो लेक्चर सीरीज हो रही है, आप देखें साथ ने आपको बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं, कंटेम्प्रेरी चीज़ें बताई हैं। और मैं आपको यहाँ से एक छोटी सी मिसाल दूँ, मैंने 2019 में एलएलबी किया है, 3 साल का, और अब मुझे लॉ गैट का एक एग्ज़ाम देना था। जो लॉ गैट का एग्ज़ाम देने के बाद मैं प्रॉपर वकील बन सकूंगा, तो मेरा जहन में था कि मैं उसका लाइसेंस लेके रख लूंगा। अब लॉ गैट का एग्ज़ाम मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हूं तो मैं अपियर नहीं हो सका, एग्ज़ाम नहीं दे सका। अभी पिछले 30 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन लॉ गैट की तैयारी के लिए मैंने कोशिश की थी कि मुझे कोई फ्लाइट मिल जाए। तो लॉ गैट की तैयारी के लिए मैंने उन लोगों से पूछा जो कि रिसेंट लॉयर्स थे, क्योंकि अगर मैं किसी 10 साल पुराने वकील से पूछूंगा तो उसको तो एग्ज़ाम का पता ही नहीं होगा। तो अब वो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका बहुत सारा तजर्बा है, लेकिन मैंने ढूंढे ऐसे लोग जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि उनको रीसेंट ट्रेंड्स का पता होगा। तो आपको एक ऐसा बंदा बता रहा है जिसकी 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको रास्ता ही तो बता रहा है, वो और क्या कर रहा है, वो आपको सारे प्रैक्टिकल टिप्स उसने दे दी। तो इसके बाद ये डिसीजन कि आपने एकेडमी करनी है या खुद करना है, ये आपको खुद करना है, आपको अपनी असेसमेंट करनी है, उस असेसमेंट के बाद करना है। फिर एक और जो सवाल ये था कि जी एसए है, वो जो है वो एसए कितना मतलब वो एसए किस तरह से, आप देखें आप, एक मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि एक यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखें। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर पे मैं उसका नाम बता देता हूँ। उसका है मास्टर शी, उसका नाम है मास्टर इन द पाथ। वो अगर आप डॉक्यूमेंट्री देख लेना, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, वो इट्स अ स्मॉल टॉक, टेड टॉक है 18 मिनट की। ये इश्तिहार एक दफा खत्म हो गया। ये टेड टॉक है जिस वक्त मेरी स्क्रीन पे आ रही है, मास्टर शी की 5 हिंड्रेंसेस टू सेल्फ मास्टरी। ये आप 15 मिनट तो जरूर देखें, जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। और इसका क्रक्स बेसिकली ये है कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों से रास्ता पूछते जाएंगे और पहाड़ के टॉप पे नहीं जाएंगे, तो आप पहाड़ की टॉप पे जाके जो व्यू देखना था वो आपको कोई और नहीं बता सकता। तो इट इज योर जर्नी, नो बडी एल्स। यानी मेरा जर्नी देखें, अगर मैंने लॉ पास किया 3 साल, 3 साल का लॉ मैंने जब पास किया तो मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, 2017 18 19,
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था और इसके अलावा बहुत सारी कमिटमेंट्स थी, खुद माइंड साइंसेस के कोर्सेज कर रहा था। इसके बाद मैंने लॉ एक एक रात पढ़ के पास कर ली। अब अगर कोई ये कहे कि जी एक रात में लॉ पास होता है, तो बात यह कि वो जो मेरी 10 साल की मेहनत है, जो मैंने इतने कोर्सेज पढ़े हुए हैं, जो मैं अखबारात पढ़ता था, टीवी देखता था, लॉ में क्या होता है, वो सारी मेहनत काम आई ना। तो ये एक रात के पढ़ने की तो बात नहीं है। तो कोई और अगर कहेगा कि जी मैं एक रात को पढ़ लूँ, तो हो सकता है वो फेल हो जाए, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। इसी तरह से अब मैंने ये एमसीक्यूज के लिए क्यों किसी कंटेम्प्रेरी बंदे से पूछा, क्योंकि सब्जेक्टिव तो मैं लिख लूंगा, एमसीक्यूज में तो कोई इधर उधर नहीं हो सकता, एमसीक्यूज की तो तैयारी करनी पड़ती। लिहाजा ये जो जर्नी है ये आपने खुद करना है। एसए पे कितना टाइम लगेगा, देखिए एसए की जब इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वो एक दो मॉडल्स हैं जो मैं आपको वो बता दूंगा, आगे भी देखें। बेसिकली ये क्या हो रहा है, बेसिकली आज आपको साथ ने कुछ चीज़ें बताई हैं, कल आपको मीडिया के दो लोग बताएंगे, बशीर चौधरी और सिद्रा। अब बशीर चौधरी का 15 साल का तजर्बा है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में भी आए हैं। बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताएंगे कि मीडिया के अंदर भी क्या रेस है, किस तरह से मीडिया में खबरें आती हैं, कैसे वेरीफाई होती हैं, कैसे नहीं होती। अगर आप वो टॉक ही सुन लेंगे तो जो आपके कानों में चीज़ पड़ जाएगी, हो सकता है आपको 2 साल बाद वो चीज़ काम आ जाए। हो सकता है एग्जाम में बैठे हुए आपको वो चीज़ काम आ जाए कि मीडिया का क्या रोल है पॉलिटिक्स में। तो इसलिए वो जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ टॉपिक है, जैसे मीडिया पे कल की टॉक होगी, फिर फॉरेन पॉलिसी पे होगी, फिर सिविल मिलिट्री पे होगी, फिर हेल्थ पे होगी, फिर कोविड पे होगी। वो दरअसल आपकी वो तैयारी ही है जिसको आपने खुद लिखना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक सवाल ये था कि किताबों के बारे में पूछा, वो मेरे ख्याल से 7 बता देंगे, और प्रिपरेशन के लिए टाइम पूछा। इसके लिए भी ना कि कितने घंटे, देखिए ये डिपेंड करेगा अगेन आपके ऊपर। ये टोटली दिस इज योर कॉल कि आपने 10 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ जो यूजफुल है, वो ये कि इंटरवल्स में पढ़ें। मतलब पूरा 6 घंटे आईआर पढ़ने के बजाय घंटा आईआर पढ़ लें, फिर उसके बाद फिलोसफी पढ़ लें, फिर कोई और फिर टीवी के प्रोग्राम देख लें। एक चीज जो आपने लाजमी करनी है, लाजमी, और वो ये है कि कोई अखबार का या कोई टीवी चैनल जरूर देखें। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये देता हूँ कि आज आज जब ये सेशन हो रहा था, सेशन से 2 घंटे पहले मैं वैसी टीवी देखने बैठा तो एक मूवी लगी हुई थी, और मूवी का नाम था, ये भी मैंने लिखा भी है, ये मैं एंड पे फिर बता दूंगा। मूवी का नाम था शायद हाउस ऑफ सैंड एंड फॉग। ये अभी आज की बात है, यानी कुछ घंटे पहले की। ये किसी चैनल पे लगी थी, वो मूवी इंटरेस्टिंग थी, मैं देखने बैठ गया और मैंने पूरी मूवी 2 घंटे की देखी। और मूवी के एंड पे जो इसका नाम था ना, कि जो इंसान, वो घर की हैसियत बताई कि घर तो इसी तरह से है कि जैसे ये रेत या फॉग, यानी जिसका कोई पता ही नहीं चलता, धुंध, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो मुझे फौरन सूरह अनकबूत याद आ गई कि जब अल्लाह ताला ने बताना था कि दुनिया कितनी आर्जी है, तो मकड़ी के जाले की मिसाल दी कि ये मकड़ी का जाला सबसे कमजोर होता है। अल्लाह ने मिसाल मकड़ी के जाले की क्यों दी? क्योंकि हम सबको मकड़ी के जाले से समझ आ जाएगा कि कितना आर्जी है। हमारे लेवल पे आके अल्लाह ताला ने मिसाल दी ताकि हम लोग समझ सकें। मिसालें हमेशा इस तरह की दी जाती हैं कि जो लोगों को बात समझ आ सके। तो अब ये मैंने मूवी देखी और मैंने फौरन ये जहन में आया कि अच्छा, ये तो सूरत की तो क्रक्स यही मूवी है। बड़ी अच्छी मूवी थी, थोड़ी सैड थी, लेकिन उसमें से ये लेसन है। अब इसी तरह से अगर आप अखबार देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन से पहले फरवरी में पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो वही काम नेतन्याहू ने किया है इसराइल में। उसकी गवर्नमेंट कोलेशन की गवर्नमेंट थी, और वो एक चाह रहा था, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तो दो चीजें हैं, क्योंकि ये अल-अक्सा में मस्जिद में बाकायदा रमजान में जाके मुसलमानों को इंस्टिगेट किया गया। उस इंस्टिगेशन से उसका ख्याल था उसको इलेक्शन पे फतह मिल जाएगी या तवज्जो इधर उधर हो जाएगी, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तो ये चीजें कब समझ आएंगी? ये तो अभी हुई है, लेकिन जब आपके पास थ्योरी का बैकग्राउंड होगा और आप करंट चीजें देखेंगे। और मैं जो मेरे जो मैं समझता हूँ जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट असूल है, जो कुरान में भी कहा गया, और मेरे जो उस्ताद हैं वो भी मुझे बार बार ये कहते हैं कि थिंक, गौर व फिक्र से आपके सारे रास्ते खुलेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो रास्ते खुलेंगे। तो अब ये थिंकिंग से ये आप जब करेंगे और आपकी थ्योरी की बेस होगी, तो इवेंट कोई भी होगा आप उसको जोड़ लेंगे। अब जैसे एक इवेंट है कि तुम्हें खौफ नहीं होना, कितने सारे बॉलीवुड के गाने ऐसे हैं कि जिनको आप सुने, उसकी शायरी इस तरह की है कि वो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो बड़ा पावरफुल मैसेज है। जैसे वो 3 इडियट्स का एक गाना है कि वो
हम सबको कल की फिक्र सताती, वो आज की धुन में रहता है। यानी हम कल के बारे में सोच के परेशान होते रहते थे और वो आज की यानी आज को एंजॉय करता है। फिर उसमें मूवी के अंदर एक बात है कि ऑल इज वेल, यानी सब अच्छा है, जब सोचोगे तो दिल को तसल्ली होगी। तो ये जब आप गौर करना शुरू करेंगे तो आपके लिए हर चीज में लेसन होगा। देखिए ये जो गाड़ियों का इंजन है, इसके लिए लिखा जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ट्रेन बनने से पहले घोड़े लेके जाते थे बग्गियां, और फिर किसी ने सोचा कि कितनी होगी, तो आज वो हॉर्स पावर है। किसी ने बर्ड्स को उड़ते देखा तो बर्ड्स को उड़ते देखे उसने एरोप्लेन बना लिया। यानी गौर व फिक्र करने वाले के लिए दुनिया में बहुत चीजें हैं, और गौर व फिक्र का बार बार लेसन दिया हुआ है कि गौर करो गौर करो गौर करो। तो अब ये जो एक सवाल था, इसका स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है कि आपने कितने घंटे पढ़ना है, दिस इज एब नो बडी, आई कैन नॉट, ये कोई भी नहीं बता सकता किसी को। लेकिन इंटरवल्स में पढ़ें और एब्जॉर्प्शन पे, क्योंकि देखिए सिर्फ बैठना, टेबल पे बैठना नहीं है, आपकी एब्जॉर्प्शन और आपकी यानी एक्टिव आवर्स, यानी आपने उस घंटे के बाद। और मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप एक काम यह किया करें कि अपनी ना छोटी छोटी स्मॉल वीडियोस बनाएं, स्मॉल वीडियो बनाएं, उस वीडियो को देखें और वो वीडियो किसी दोस्त को भेजें और उससे पूछें कि क्या उसको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब आर यू एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स। और जब आप अपनी वीडियो खुद देखेंगे आपको खुद उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स नजर आएंगे। जी साथ, सॉरी मैंने जरा ज्यादा टाइम ले लिया, अब आप साथ, अब आप बोल लें। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब तो आपने दे दिए। नहीं नहीं, आप सॉरी, मैं असल में कुछ वो ऐसे सवाल थे जो मैं रोक नहीं सकता, सॉरी, मुझे पहले आपको चांस देना चाहिए। लेकिन फिर भी आपका कोई टेक होगा ना, आपने नोट किए हैं तो आप इसमें ऐड करें ना। जी सर, मैं कुछ क्वेश्चन में एड्रेस कर देता हूँ। इसमें ऐड भी करें, अपनी राय भी दें, क्योंकि मैं ये जी समझता जी हूँ सर। कि ये मैंने हमारी क्लास में एक सीआईए के एक आए थे स्पीकर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था हमें टीम में ऐसे लोग चाहिए जो हमें इम्प्रूव करें, हमारी गलतियां बताएं। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो यस सर करेंगे। तो वो बात है कि ये तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप इसमें कुछ ऐड करें, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें मिस कर गया हूँ। तो आप जरूर बताएं। जी सर, मैं कर देता हूँ। सर इसमें पहला क्वेश्चन था एमसीक्यू से रिलेटेड कि उनको कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें मेरा सर जवाब ये है कि आजकल एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हो रहा है कि कोई भी पेपर हो रहा है ना, वो एक ख़ास सिलेबस के मुताबिक हो रहा है, वो सिलेबस के बगैर नहीं हो रहा। तो आपको सिलेबस आपके पास होता है। अब एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जो सिलेबस में हेड दिया हुआ है उस हेड से रिलेटेड आप सारे एमसीक्यूज़ कर लें, और इसमें दूसरा तरीका ये है कि आप उस सब्जेक्ट के पास पेपर निकालें, उस एग्ज़ाम के पास पेपर निकालें, उस पास पेपर में से वो ट्रेंड नोट करें कि किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर आप उन में से उस एमसीक्यूज़ के अराउंड के 4-5 एमसीक्यूज़ पढ़ें। तो फिर आपकी इस तरह आपका अपना एक डेटाबेस बिल्ड होता है। ये एक बात क्लियर हुई है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? मेरे ख्याल में उनको ये बात क्लियर होगी। सर दूसरा बात जी, ये क्लियर हुई है ये बात? जी हो गई, थैंक यू। चलें चलें चलें, गुड हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था एकेडमी का। देखिए मेरा सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जो आपकी बात थी। अब मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था, मुझे सीएसएस के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मेरे केस में मुझे एकेडमी ने हेल्प किया। लेकिन मेरे ख्याल में 3-4 साल में ही चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी तो आधा सीएसएस तो यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुका है। जो कुछ हमने एकेडमी में जाके देखा या एकेडमी में जाके सीखा कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उधर भी यही सेशन होते हैं, ये जो सर ने आपके लिए अरेंज किए हुए हैं। तो अगर आपकी इतनी ट्रेनिंग हुई है तो फिर आपको एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप ये देखें कि आप अपनी चीज़ें असेस किससे करवाएंगे, ये आपका एक फैक्टर होना चाहिए, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। ये एक एकेडमी का प्लस पॉइंट हो सकता है कि वो अगर आपको इनरोल करेंगे, आपसे फ़ीस लेंगे, तो कम से कम 1 साल आपके पेपर चेक भी करेंगे और उनको असेस करके भी देंगे, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो एकेडमी ये बिल्कुल है सर वाली बात कि ये आपकी अपनी कॉल है, आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एकेडमी में होता यही कुछ है।
डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है? जो खुद आपने वापस आके करना होता है कि वापस आके आपने क्या पढ़ना है। सर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल ठीक। यस सर, क्रिस्टल क्लियर। जी ठीक है ठीक है। एच शाम ने क्वेश्चन किया था कि बुक्स कौन सी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स दी होती हैं। देखिए एच शाम बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एफपीएससी ने उसके एंड पे 30 किताबें भी लिखी हुई हैं। देखें सबसे पहले कोशिश करें 2 से 3 किताबें ढूंढें और देखें आपके सिलेबस के कितने हेड्स किस किताब में से कवर हो रहे हैं। सिलेबस के आपके मोस्टली हेड मैक्सिमम 3 किताबों में से हो जाते हैं। आप उन 3 किताबों में से एक हार्ड में ले लें और 2 आप ऑनलाइन उसको ढूंढें या किसी लाइब्रेरी में जाके वो किताब ढूंढ लें। आपको उन 30 किताबों में से वो 3 किताबें सिलेक्ट करनी है जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए। आपने 30 किताबें नहीं पढ़नी। शाम ये क्लियर हुई है बात? जी मेरे ख्याल से हो गई होगी वो शायद। जी सर। तो ये वही सिलेबस सेंट्रिक होने वाली बात है। यस अच्छा दूसरे फिर उसके बाद कयूम ने पूछा कि वक्त कितना लगता है। अब इसमें भी सर वाली बात है कि ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको अपना केस बताऊं ना, 2017 की मेरी ये रूटीन थी कि हम 4 काम करते थे। मेरे ख्याल में मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि बहुत कम पढ़ना पड़ता है, इतना नहीं पढ़ना पड़ता। मेरे ख्याल में ठीक ठाक पढ़ना पड़ता है। देखिए 4 काम हम करते थे, पढ़ते थे, खाना खाते थे, रेस्ट करते थे और नमाज पढ़ते थे। ये 4 चीज़ें। अब इन 4 चीज़ों को अगर देखा जाए तो 2017 में एवरेज आप 10 से 11 घंटे पढ़ते रहे अगर आपकी ये रूटीन हो तो। उसके बाद मेरा फिर मास्टर स्टार्ट हो गया तो आप 10-11 घंटे नहीं कह सकते, लेकिन 6 से 7 घंटे तो फिर भी चलते रहे। लेकिन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये किसी एक बंदे का दूसरे बंदे पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो सर बात कर रहे थे ये बिल्कुल मैं सर की बात से एग्री करूंगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद उन्होंने पूछा था कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन पेपर, ये भी कयूम ने पूछा था कि मुश्किल होना चाहिए या आसान होना चाहिए। देखें एग्जामिनर की शर्त नहीं है मुश्किल लफ्ज़, एग्जामिनर की शर्त है खूबसूरत लफ्ज़। इसमें मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ। आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि वो जीतने वाला है, इसको आपने ट्रांसलेट करना है। आप कहते हैं ही इज़ गोइंग टू विन। अब आपने ठीक किया, आपने सिंपल इंग्लिश बोली, ठीक है, और आपने कोई इसमें मुश्किल लफ्ज़ भी नहीं बोला और कुछ नहीं बोला। लेकिन इसमें एक आपका राइवल कैंडिडेट है, वो इसमें लिखता है कि ही इज़ ऑल सेट फॉर विक्ट्री। अब ये उसका अच्छा एक्सप्रेशन है, उसने वही बात एक अच्छी एक्सप्रेशन में की है। अब मुश्किल लफ्ज उस सेंटेंस में भी नहीं है, ही इज ऑल सेट फॉर विक्ट्री, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अच्छा है। तो उसको एग्जामिनर को अच्छा एक्सप्रेशन चाहिए होता है, मुश्किल अल्फाज नहीं चाहिए होता है। आप ये डॉन को जो पढ़ते हैं, डॉन को पढ़ने का एक फायदा ये है कि ये आपको अच्छे एक्सप्रेशन मिलते हैं कि आप कैसे मतलब एक बात को अच्छे अल्फाज में कैसे डिस्क्राइब कर, और इस तरह बहुत सारे अच्छे अल्फाज भी आपको मिलते हैं। अब कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा मतलब सर ये आपने जो बात लिखी है रीड एंड हेयर गुड पीपल, अब इसमें मेरे जहन में एक बात आ गई है। सर मैं प्रेसिडेंट ओबामा की स्पीचेस बहुत सुनता हूँ, आपने भी कहा था, वैसे भी मैं उनको थोड़ा आइडियलाइज भी करता हूँ, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी भी है। तो उनकी एक स्पीच है होप के ऊपर। अब होप में उन्होंने 2 टर्मिनोलॉजीज बोली हैं उस स्पीच में कि ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म प्लस विशफुल आइडियलिज्म। अब ये इतने डीप कॉन्सेप्ट्स हैं और इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, और मतलब इन पे किताबें लिखी जा सकती हैं। ये सिर्फ आपने किसी अच्छी जगह पे पढ़ा, किसी अच्छी जगह से सुना, आपने वो लिख दिया। तो आपने अच्छा एक्सप्रेशन लिखना होता है। अच्छा उसके बाद निमरा ने ऐसे टेक्निक के बारे में पूछा। देखिए ऐसे टेक्निक्स पे तो एक पूरा लेक्चर हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह मेरे ख्याल में नहीं होगा कि बेसिकली हम इस तरह बैठ के, मतलब मैं आपको सारा ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये इस पे पूरा लेक्चर होगा और सर इसको अरेंज करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। तो ये उसमें फिर आपकी ये क्वेरी एड्रेस होगी, ठीक है। अच्छा फिर बिलावल ने पूछा कि इंग्लिश प्रेसी ऐसे की प्रैक्टिस आप किससे असेस करवाएं।
आप प्रैक्टिस करें, असेसमेंट के बगैर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलती कहाँ पे हुई है, उसकी असेसमेंट ज़रूरी है। वो असेसमेंट आप सर के साथ बेटर कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से करवानी चाहिए, मतलब उसकी असेसमेंट ज़रूरी है। ये आपकी बात ठीक है बिलावल। अच्छा, उसके बाद वकार का क्वेश्चन था कि किसी भी पेपर की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। देखें, अब इसमें मैंने, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये बहुत पर्टिनेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इसकी जो मैं आपको अगर अपनी टेक्निक बताऊं तो मेरी टेक्निक ये थी कि जो जिस सब्जेक्ट का जो रजिस्टर था, उस रजिस्टर के एंड पे तकरीबन 5-6 पेजेस पे मैं सिर्फ एक लफ्ज़ लिखता था जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे। मिसाल के तौर पे जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस के रजिस्टर के एंड पे मैं फिर ये जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं कि मैंने इनको इधर इस्तेमाल करना है, मतलब उधर मैंने कंट्री नहीं लिखना इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में, आईआर के पेपर में मैंने स्टेट लिखना है। अच्छा, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, अगर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और मैनेजमेंट और इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं होते तो वो पब्लिक एड का पेपर नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एंड सेम गोज विद सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का भी यही होता है। आप क्या करें, हर रजिस्टर के एंड पे 5-6 पेजेस छोड़ें, वहाँ पे वो टर्मिनोलॉजीज लिखें कि भाई जब मैंने इस एग्ज़ाम की बात करनी है, जब इस पेपर की बात करनी है तो इन अल्फाज में करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है, इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं, आप उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद सरफराज ने वही पूछा था मेरे ख्याल में, रेफरेंस का पूछा था, तो वो सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन सबसे आप खुद अपने रेफरेंस बन जाए। मेरा मेरा नहीं ख्याल कि रेफरेंस चलता है। यार मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, किसी किस्म की मुझे सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अपने रिटर्न में स्कोर अच्छे करके जाएँ, आपको इंटरव्यू में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने तो इंटरव्यू के स्कोर ही उतने रखे हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसमें स्विंग नहीं कर सकते। आपके रिटर्न के स्कोर्स अच्छे हों तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको जॉब लेने से। तो रिटर्न के स्कोर तो आपको वैसे आईडी लगी होती है, किसी को पता ही नहीं होता कि किसका पेपर कहाँ पे चेक हो रहा है। आप अच्छा परफॉर्म करें, नंबर लें और बस, किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। सर ने भी मेरे ख्याल में यही कहा था। ठीक है, उसके बाद फिरोज ने कहा था कि हम LLB के सेकेंड ईयर में और हम इसको कैसे एग्ज़ाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के साथ टच रहने के लिए एग्ज़ाम पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि लॉ से रिलेटेड कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड डेवलप कर लें ताकि जब आप एग्ज़ाम में अपेयर हों आप उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें और उनमें अच्छा स्कोर करें और अच्छी एलोकेशन लें। तो मेरे ख्याल में सर ये क्वेश्चन मैंने नोट किए थे, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातें मैं पहले नहीं बता सका था, ये जब आपने क्वेश्चन पूछे हैं तो ये मैंने बताया। तो वंस अगेन वेरी थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया और होपफुली आई हैव ट्राइड टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। और फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्टिल पूछ भी सकते हैं, और कोई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर जो मैंने पहले लिखी थी और मैं नहीं बता सका था, मैं उसको क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो साद आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आप ट्रेनिंग के बावजूद आपने इसमें टाइम निकाला और बहुत ही अच्छी आपने बात की। जिस बंदे ने, कोई अगर कमिश्नर भी होगा और कमिश्नर होगा तो वो भी शायद करंट ट्रेंड्स के बारे में बात ना कर सके। और प्लस ये कि आपका, तो मैं खुद जानता हूँ, मतलब कायद यूनिवर्सिटी में मैं आपको देखा है वो सारी चीज़ें, तो एक आउट ऑफ नोवेयर आप मेहनत पे पहुँचे। और जैसे वो लोगों को एक होती है ना कि कोई पास हो जाए तो वो कहता है जी ये मेरा स्टूडेंट था, तो मैं तो जिस दिन आप पास हुए थे तब मैं बहुत खुश था उस दिन। तो मैंने मेरी खुशी मान पे थी। और मैं उस दिन भी जिसको मैं बता रहा था मैं यही कह रहा था कि ये मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि मैंने तो हर किसी को पढ़ाया, कोई स्पेशल नहीं पढ़ाया। ये इसकी अपनी मेहनत, इसके वालिदैन की दुआएं हैं और जो अटैचमेंट है सरवर कायनात सैयदुल कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो एक बड़ा वसीला है कि जिसकी वजह से पास हुआ है। तो मेरा उसमें कोई रोल, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि वो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है।
लेकिन ये आपकी अपनी मेहनत है। तो आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छी बात की। ये जो अगर समझना चाहेगा तो उसके लिए आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो, जिसको मियाँ बख्श ने कहा कि अगर रत्ती हो ना अंदर आग तो फिर वो आग बन जाती, चिंगारी का होना ज़रूरी है। तो अगर चिंगारी थी तो दिस वाज वेरी गुड सेशन। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बयान किया, आंसर्स को भी बहुत अच्छी तरह से बयान किया। अल्लाह आपको कामयाब करे। आप जिस भी जगह पे जाएंगे, आप अगर जहाँ पे आप जाएंगे आपकी आगे की तरक्की नॉलेज पे होगी इंशाल्लाह। आपको अल्लाह बहुत कामयाब करेगा। जो सवाल एड्रेस हुए हैं उसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे जो एड्रेस नहीं की थी उनका मैंने बताया था, रेफरेंस के बारे में बता दिया। देखिए ये अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कितनी बड़ी बात है। लौह कलम, यानी लौह कलम का मतलब है कि अपनी तकदीर खुद लिख लो, लेकिन शर्त क्या है? वफा। अब गौर किस चीज़ पे करना है कि वफा क्या होती है। एक बच्चे की वफा क्या होती है अपने बाप के साथ, अपने मुल्क के साथ। एक सोल्जर की वफा क्या होती है अपनी मुल्क के साथ, कि वो अपनी जान दे देता है। एक बंदा ड्यूटी पे होता है, एक लाइनमैन होता है, वो लाइनमैन पाकिस्तान के कोने कोने में जाके खंबे लगा के बिजली रोशन करता है। वो डॉक्टर्स जो कोविड के दिनों में इलाज कर रहे थे, वो पोस्टमैन जो कि एक जगह से दूसरी जगह गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में जाके ख़त डिलीवर करते हैं, ये सब कुर्बानी दे रहे हैं और सब की बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। तो ये वफा है। तो जब वफा करेंगे सरवर कायनात सैयदुल कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फिर लौह कलम भी तेरे हैं, यानी फिर तो अपनी तकदीर ही खुद लिख सकते हैं। दूसरा सवाल मैंने बता दिया था कि कितना टाइम है वो आप पे डिपेंड करेगा। एकेडमी वाला डिसीजन आप खुद करें। एकेडमी आपको ये ज़रूर कर देगी कि एक डिसिप्लिन कर दे, तो आप डिसिप्लिन कर दे और प्लस एक एनवायरनमेंट में आप चले जाएं। जैसे एक जिम में इंसान जाता है तो उसका एक्सरसाइज करने का दिल करता है, तो वो एक एनवायरनमेंट आपको ज़रूर दे सकती है और एक रास्ता बता सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपने बाहर करना है उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सारे लेक्चर्स भी सुन लें तो इसमें एकेडमी वाली चीज़ें भी हैं, बल्कि उससे बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। ये सिर्फ इसके पैसे नहीं है इसका, इसलिए ये ना समझें ये फॉर ग्रांटेड है, क्योंकि इसमें जो असातिज़ा जिन्होंने मुझे सिखाया है वो बहुत ऊपर के असातिज़ा हैं। किसी दिन मैं आपको बड़ी डिटेल उसकी भी बताऊंगा अगले किसी लेक्चर में, और वो अपने जर्नी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिर ऐसे की प्रैक्टिस के बारे में तो हमने एड्रेस कर लिया था। ये पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि इंटरवल्स में पढ़ें ताकि वो आपके एब्जॉर्प्शन हो, बजाय इसके कि 6 घंटे एक टॉपिक पढ़ें, घंटा पढ़ लें, फिर उसको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। यानी क्या आप उसको बता सकते हैं डे एंड पे? यानी अब अगर इसकी मिसाल ये है कि 3 घंटे की फ़िल्म कोई आपको कहे कि मुझे इसकी स्टोरी बताओ, तो आप उसको 5 मिनट में बता देते हैं स्टोरी। वो क्यों 5 मिनट बताते हैं? क्योंकि आपको पूरी फिल्म समझ आई हुई है। तो अगर आपको समझ ही ना आई हुई हो, आपने पूरी देखी ना हो, तो आप चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो ये रोज़ उसको लिख लें जो आपने सीखा है, किसी को एक्सप्लेन करें, कुछ छोटी छोटी वीडियोस अपनी बनाएं, उसको खुद देखें कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं। ओरल एक्सप्रेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। बीबीसी पढ़ने का कहा गया है कि उसको आप ज़रूर पढ़ें। फिर एक ये है कि अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों को पढ़ें, कंपनी से बहुत फ़र्क पड़ता है। ओबामा की स्पीचेस सुने, बहुत अच्छी स्पीचेस हैं, और बहुत सारे मोटिवेशन अच्छे स्पीकर्स हैं। डेंजल वॉशिंगटन को सुने, आज भी मैंने इनकी फिल्म देखी, बड़ी अच्छी मूवीज़ होती हैं और ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन जब इनको आप देखेंगे। फिर एक सवाल जो एड्रेस नहीं हो सका था कि लॉ के सेकंड सेमेस्टर में इज़ इट अ गुड टाइम टू स्टडी? इट इज़ एन आइडियल टाइम टू स्टडी। बहुत मुझे खुशी हुई है कि आपने इस वक्त से ही सोचा है। देखें, जिस तरह से एक घर बनाने लगते हैं तो पहले उसके घर के इर्द गिर्द दरख्त पहले लगा देते हैं, घर 2 साल में बनता है, तब दरख्त बड़े हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है कि आपने अभी से सोचा। ये एहतशाम ने भी ये सवाल किया, और एक और भी सवाल ये था जो यूनिवर्सिटी सर गोदा से थी जिन्होंने लॉ पढ़ रही है सेकंड सेमेस्टर में। सो दिस इज एन आइडियल टाइम। आप, क्योंकि लॉ आपको क्रिटिकल थिंकिंग पे डेवलप करेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आप अपनी रूटीन में अभी से कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें कर लें, कुछ IR की चीज़ें रखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोई अच्छी बुक्स पढ़ें, कोई फोकस बुक्स पढ़ें। मैं भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं आपको मूवीज़ भी रिकमेंड कर सकता हूँ जो आप देखें। टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन साथ ने एड्रेस कर दिया, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स का भी क्वेश्चन एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद कुरान में एक बड़ी वाज़ेह बात लिखी है कि जो कोशिश करते हैं और जो कोशिश नहीं करते वो बराबर नहीं है। फिर कहीं कभी अल्लाह ने कहा कि तुम्हें जंग का हुक्म दिया जाता है और तुम नहीं जाते, यानी कुछ लोग नहीं जाते थे, तब अल्लाह ने वाज़ेह कहा कि तुम्हें जाना बेहतर था। फिर एक और जगह पे है कि जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये है कि आप आपकी अगर थ्योरी पढ़ते रहेंगे, बेस होती रहेगी, उस बेस पे आप कोई नई चीज़ देखेंगे, आपको फ़ौरन, अगर आपको ये थ्योरी पता है
कि पॉलिटिक्स के अंदर जंगों शुरू करने में पॉलिटिक्स भी होती है, तो आपको फौरन समझ आ जाएगा कि बिल क्लिंटन ने अफगानिस्तान में मिसाइल फायर किए क्योंकि उसकी अपनी इम्पीचमेंट हो रही थी। इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर एक एडवेंचर किया। और ये अगर आप थ्योरी देख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। करंट एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं। लॉ की एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि लॉ के एग्जाम में मेरी कोशिश थी कि कोई करंट बंदा बता दे। भाग मिल्खा भाग बहुत अच्छी मूवी है, इसको जरूर देखें। एक्सरसाइज के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, ट्रंप और बिल क्लिंटन की मिसाल मैंने आपको बता दी। एक ये जो बात है 23 नंबर पे लिखा है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा। इंटेंशन एंड विजिबल फोर्सेस ऑफ नेचर। इंटेंशन इनविजिबल, बेसिकली कानून फितरत ये है कि जिस वक्त भी आपकी इंटेंशन प्योर होगी, आपके लिए बहुत सारे इनविजिबल चीज़ें आपके लिए आ जाएंगी। वो चाहे वालदैन की दुआ की फॉर्म में हो, कोई मददगार मिल जाए, कोई टीवी आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छी मिल जाए, कोई दोस्त आके आपको इनकरेज कर जाए, आप वैसे ही बैठे हुए हैं, कोई अच्छी मूवी देखें उसको देख के इंस्पायर हो जाएं, कोई शेर पढ़ें उसको देख के इंस्पायर हो जाएं। तो ये जो इनविजिबल फोर्सेस ऑफ नेचर है, इस पे बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री है, मूवी है, बल्कि डॉक्यूमेंट्री नहीं मूवी है। और उसका नाम है मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। बहुत अच्छी मूवी है, जॉर्ज बेली उसका एक कैरेक्टर है। बट वो मूवी जरूर देखें, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो बहुत सारी कायनात की ऐसी कुव्वतें जो मदद करने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। अब एक किसान क्या कर सकता है? क्या किसान दरख्त को जमीन से निकाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। किसान के इख्तियार में सिर्फ ये है कि वो बीज लगाए, पानी दे और खाद डाले, और उसके बाद बीज का निकलना उसके इख्तियार में नहीं है। एक बहुत अच्छा हंटर है, वो सिर्फ एक निशाना ले सकता है, लेकिन अगर उसका शिकार वो बर्ड ही जगह से उड़ जाए तो उसके उसमें उसके निशाने की कोई फॉल्ट नहीं है, बर्ड उड़ गई। इसी तरह से किसान ने बहुत अच्छा बीज लगाया, पानी दिया, लेकिन बीज नहीं निकला। तो हमसे इंसानों से हमारे इख्तियार में नहीं है। ह्यूमन एफर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जंग बदर की मिसाल अगर आप देख लें तो मेरा तो ये ईमान है, और जिस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया भी, अल्लाह ताला ने जगह जगह पे बताने की कोशिश की है कि कितनी वो इश्क है उनको सरवर कायनात सैयदुल कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वारिस शाह का भी एक कलाम भी है कि पहला इश्क तो खुदा ने खुद किया और माशूक है नबी रसूल में। तो इतने आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी आ रही है सर, शायद वहाँ नेटवर्क का इशू है सर। जी? अभी आ रही है सर आवाज? जी सर आ रही है। जी सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर आ रही। ठीक है। तो ये जो एक मैं बता रहा था, सरवर कायनात सैयदुल कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का एक इश्क है। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने कुरान में जगह जगह अपने साथ नाम लिया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ, जी आवाज फिर चली गई। सर आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है सर, वहाँ पे शायद नेटवर्क का इशू है। साफ नहीं है। आपके एंड पे इंटरनेट का मसला होगा। तो ये जो ये इतना स्पेशल स्टेटस है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनके वो अगर खाली हाथ उठा के दुआ भी कर देते तो जंग बदर में कोई भी ना बचता। अगर उनके हाथ उठते तो अल्लाह कभी भी उनके हाथ को खाली ना लौटाता। लेकिन उन्होंने हमें क्या सिखाया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी रात जंग की तैयारी की और जंग की तैयारी के बाद सजदा रेज हुए। यानी हमें वो क्या लेसन देके जा रहे हैं? उनका मकाम कितना बुलंद है कि अल्लाह कह रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं अल्लाह उन पे लानत करता है। फिर कभी कहा कि अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो। अपने साथ अल्लाह ने रखा। कितना यूनिक स्टेटस है। तो उनके हाथ उठते तो क्या पीछे बच जाता? लेकिन वो हमें सिखा के गए हैं जंग की पूरी तैयारी। तो हम सिर्फ दुआ अगर करें और तैयारी ना करें तो वो बात नहीं बनेगी। फिर उसके बाद एक और अहम चीज़ ये है कि देखें, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये जर्नी आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दे देगा। अल्लाह करे आपका एग्ज़ाम पास हो, लेकिन ये आपको, ये जो आप मेहनत करें, ये आप खाली हाथ नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल आपको एक कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एक यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। सन 2007 में HEC की स्कॉलरशिप आई और मुझे फ्रांस के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हो गया।
और फ्रांस के लिए शॉर्टलिस्ट जिस वक्त हुआ तो मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ, सिर्फ 2 लोग थे और एक बंदे ने जाना था। मैं फाइनल स्टेज तक पहुंचा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं उसको कहता रहा कि नहीं मैंने फ्रांस जाना है। इंटरव्यूअर वाला जो फ्रांस से आया था वो बार बार कहता रहा कि नहीं आपको मुझे, क्योंकि इंटरव्यू में ही लग गया था कि वो मुझे नहीं रख रहे। तो मैंने कहा कि नहीं, फ्रांस बहुत अच्छा मुल्क है, यूरोपियन कंट्री है, मैंने जाना है। और इवेंचुअली वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई, और सन 2008 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई। और मैं बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि मैं फ्रांस जाता तो मैं पहले फ्रेंच ज़बान सीखता और फिर उस यूनिवर्सिटी का किसी को पता भी ना होता। मैंने अल्लाह के शुक्र से उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है जिसने इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है जिसको दुनिया में लोग जानते हैं। तो उस अब 2007 में एक नाकामी थी, लेकिन आगे कितनी बड़ी कामयाबी थी। तो इसी तरह से ये जो एग्जाम्स हैं, इससे आप डिसअपॉइंट नहीं होना, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ऐसे लिखना, प्रिपेयर करना, डिसिप्लिन में आना आपको जिंदगी में किसी अगले इम्तिहान की तैयारी करा देगा। उसके बाद आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ये कुछ चीज़ें मैंने इसलिए लिखी थी कि वो कोई मिस ना हो जाए। तो बस आई थिंक दिस इज इट। अभी हम इसको, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन मैं एंड पे फिर वही बात कहूँगा कि आपके एंड से अगर तैयारी हो ना, आपके एंड पे पूरी तैयारी हो, तो फिर कायनात की हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठी। जी, और अगर कोई क्वेश्चन है साथ से या मुझसे तो कर लें, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर मैंने कहा कि अगर किसी बंदे को आईआर में इंटरेस्टेड है तो, चूंकि मैंने सुना है कि अभी चूंकि आईआर का थोड़ा सा जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो गिर रहा है, तो वो आईआर ले ले या पॉलिटिकल साइंस की तरफ चला जाए? मतलब देखिए, इन दोनों के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। एक बात यह है कि इसमें इसका एक शॉर्ट आंसर नहीं है। इसका बेहतर तो ये इसी तरह से है कि अगर आप मुझसे पूछें कि सकर्दू जाऊं कि या सवात जाऊं, तो सकर्दू के अपने मेरिट्स हैं, सवात के अपने मेरिट्स हैं। सकर्दू जाने में कितने पैसे लगेंगे, सवात जाने में कितने पैसे लगेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम किधर है। तो जिंदगी में कोई भी डिसीजन, चाहे इवन शादी का डिसीजन होता है, जॉब का डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको प्रॉज एंड कॉन्स लिखने पड़ेंगे। एक फ्रेमवर्क यूज करें। फ्रेमवर्क यूज करने में आप देखें कि कौन सा, देखें लोग तो बहुत सारी बातें कहेंगे, लोगों को आप हर बात को नोट करें। एक सबसे बेहतर ये है कि आईआर का भी सिलेबस देखें, पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस देखें। फिर एक एडिक्स पे एक, या कोई ऑनलाइन एक अच्छी बीबीसी की या इस तरह की कोई अगर आपको अच्छी डॉक्यूमेंट्री मिलती है उसको देखें, कुछ पुराने पेपर्स को देखें, और ये फैसला उसके बाद करें। यानी ये ऐसा फैसला नहीं है कि जो आपको टाइम 0 पे करना है। ये हो सकता है आप टाइम 60 डेज पे करें, यानी आज से 60 दिन ले लें, दोनों चीज़ों को देखें, फिर आपको समझ आएगा कि किस में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक्सेल करेंगे, आईआर में भी कर लेंगे एक्सेल, पॉलिटिकल साइंस में भी कर लेंगे। दोनों के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो बजाय इसके कि वो बाज़ औक़ात होता है ना कि बंदा पूछे कि कौन सा खाना खाना है, या पिज़्ज़ा हट पे जाना है या केएफसी जाना है, तो वो डिसीजन तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक पिज़्ज़ा हट या केएफसी। लेकिन कुछ डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिखें, उसको लिस्ट करें, और उसको थोड़ा गो इनटू दैट, जो उसको एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोरेशन में कुछ चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अब अगर और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी इसको पेंडिंग कर देते हैं, क्योंकि मुझे एक दो काम है, बस आप फाइनल कर लें, क्योंकि मुझे एक जगह जाना था, लेकिन आपकी क्लास की वजह से मैं नहीं जा सका। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी 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 बताएं। आयशा, आप और कामरान क्विकली, बस लास्ट, दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस। इसके अलावा क्वेश्चंस हम आज नहीं ले रहे। आयशा एंड कामरान। Assalamualaikum, sir, and congratulations for your Yes, sir. success. Sir, I want to ask that सर मेरा क्वेश्चन I have listened साथ ही many तरह qualifiers of PMS. सर साथ ही तरह जो था मेरी क्वेश्चन कामरान, काफी हद तक सर जो है ना, एक दफा आयशा को बोलने दें, वो आधी बात उन्होंने की थी। जी आयशा बोल लें। Sir, I have listened many qualifiers of PMS, and they recently I was listening to one of them, and he was talking about that it is not compulsory to read all the outline that they have given. So how a beginner can differentiate that which content he has to read for and not? ठीक है, और वो आप भी कर लें। जी सर, इसको मैं एड्रेस कर देता हूं। सर मेरा जो क्वेश्चन है सर, मेरे सर काफी जो है ना क्वेश्चन सर वो सॉल्व, शुक्रिया साहब भाई का कि काफी तक सॉल्व हो गए।
लेकिन एक सर जो मेरा क्वेश्चन था वो सेल्फ यानी कि राइटिंग के हवाले से था। हम अपनी जो राइटिंग की खुद असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी असेसमेंट अपनी ही राइटिंग की? देखिए उसका मैं वैसे एक शॉर्ट आंसर दे दूं। आप किसी टॉपिक पे ना ओबामा की स्पीच सुने, जरा किसी की स्पीच सुने, उसको आपको एक फ्रेमवर्क तो पता चलेगा। किसी अच्छे ऑथर को देखें, हसन अस्करी के आर्टिकल्स पढ़ें और न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल पढ़ें, कोई अच्छे लोगों को पढ़ें, तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। आप उसको खुद देखिए ना, तहजीब बेकरी का केक 1100 रुपए का होता है और बाकी बेकरियों का केक 200 रुपए का होता है। तो कुछ तो फर्क होता है, टेस्ट में फर्क होता है, कुछ चीज़ें तो होती हैं ना। कोई सूट 10,000 का होता है, कोई सूट 1,500 रुपए का होता है। तो वो फर्क तो है कि वो 10,000 का या 1,500 का है। इसी तरह से कोई अच्छा लिखे हुए आर्टिकल वो देखें, उनकी स्पीचेस सुने, उससे आपको खुद अंदाजा होगा कि कितना वो लॉजिकल लेके चलते हैं। तो और ये खुद अंदाजा नहीं होगा आपको, जैसे साद ने बताया था, किसी से चेक कराएं। क्योंकि अगर आप लिखते जा रहे हैं और यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आप पेशावर की तरफ आपका रुख ही नहीं है, आपका रुख लाहौर की तरफ है, तो लाहौर तो वो पेशावर कभी भी नहीं आएगा। तो डायरेक्शन को चेक करने के लिए आपको बहरहाल सर्कल में देखना पड़ेगा। मैंने उस दिन बात की थी कुछ लोगों से कि वो अगर टाइम लगा लें, लेकिन ये ऑलरेडी ये क्लासेस ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ ह्यूज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ आप खुद भी करें ना, लिखना शुरू करें, तो उसके बाद फिर कोई देखते हैं। जी आयशा का सवाल आप बता दें साथ। जी आयशा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बात यह है कि मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा, और उसमें मैं अपना मतलब प्रूफ के तौर पे मैं कुछ कह भी सकता हूँ। वैसे कि यूजुअली ऐसा होता है कि एक साल एक हेड में से एक क्वेश्चन आ जाता है। मिसाल के तौर पे 2017 में इस्लामियात में ज़कात पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, अब 2018 में जो लोग इस्लामियात प्रिपेयर कर रहे थे, दे वर सेफली एज्यूमिंग कि ज़कात पे तो क्योंकि पिछले साल सवाल आ गया है तो इस साल ज़कात पे सवाल नहीं आएगा। अच्छा, ज़कात पे 2017 में सवाल आया था कि ज़कात क्या है और उसके माशरे पे असरात, और इस तरह का सवाल था। लेकिन 2018 में भी ज़कात पे सवाल आ गया, लेकिन अब उसने क्या पूछ लिया? ज़कात के मसारिफ पे पूछ लिया। तो एक अच्छा एस्पायरेंट और एक अच्छा कैंडिडेट इस तरह की अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेगा कि कुछ हेड्स में पढ़ लूँ और कुछ मेरे रह जाएं। देखिए, ऐसे का किसी ने पूछा था ना, ऐसे की एक टेक्निक, सबसे पहली टेक्निक में से एक टेक्निक ये है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो आपके बाकी 11 सब्जेक्ट्स हैं, आप उनमें से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप जवाब देते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में पहले ही सिलेक्टिव रीडिंग की हुई है, तो वो आपको ऐसे में भी उसका फ़ायदा नहीं होगा उन सब्जेक्ट्स का, जो आप दो बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छा प्रिपेयर करके आप ऐसे में फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कुछ हेड्स छोड़ दें और कुछ हेड्स पढ़ लें। मेरे ख्याल में सारे पढ़ने चाहिए और सब पे टाइम लगाना चाहिए, और हर हेड का और हर सब्जेक्ट का जो ड्यू शेयर होता है फ्रॉम एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम, वो उसको देना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने आपका क्वेश्चन एड्रेस कर दिया। क्वेश्चन आपका ठीक था। बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि आप जिस हेड में से पहले सवाल पूछा गया है वो हेड ना करें, या 2-3 हेड छोड़ दें, क्योंकि 2-3 तो आपके ऑप्शन आपने 7 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कुछ इस तरह आपकी बचत हो जाती है। लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड कि एक अच्छा एस्पायरेंट और एक अच्छा कैंडिडेट पूरे सिलेबस को पढ़ के जाता है। थैंक यू। ठीक है जी साद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियां लेके आए, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे हर मोड़ पे। और जिन लोगों ने अटेंड किया, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां करेगा। ये कानून फितरत है। जो एक कदम पे 10 कदम वाली बात है ना, उसमें पहला कदम इंसान को उठाना पड़ता है, फिर 10 कदम उधर से होगा। तो जैसे ही आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। वो मूवी मुझे याद आ गई, इस मूवी का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। बहुत अच्छी मूवी है, वो जरूर देखें। और दूसरा, मैंने आपको मास्टर शी के बारे में बताया, वो मैं स्क्रीन पे भी वो आ रहा है, तो वो जरूर देख लें। बहुत अच्छी, वो 15 मिनट की, सिर्फ 15 मिनट की, मास्टर शी हैंग 5 हिंड्रेंसेस टू सेल्फ मास्टरी। तो ये दोनों देखें, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू वेरी मच। ओके साथ, आपका भी शुक्रिया बहुत ज़्यादा, आपने इतना टाइम लगाया। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, बहुत अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।